मैं आपके लिए वीडियो बनाने में दिल से मेहनत करता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप मेरे वीडियो देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते, तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है कि मेरी सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, तो मैं और क्या कहूँ? बस यही उम्मीद है कि एक दिन आप मेरी मेहनत को समझेंगे और उसका सम्मान करेंगे। शांगुआन यूलिन ने हल्के से सिर झुकाया और नम्रता से कहा, मास्टर, कृपया ये ध्यान में रखें कि मैं फेयुन वांगफू के लिए काम कर रहा हूँ। शांगुआन परिवार द्वारा स्काई स्वॉर्ड के लिए मचाई जा रही होड़ वास्तव में एक जाल है। यदि आप उनकी योजना के अनुसार एक्सकैलिबर हथियाने की कोशिश करेंगे, तो संभव है कि आपको खाली हाथ लौटना पड़े। विनम्रता से झुककर उसने जुओ फैन को सम्मानपूर्वक सलाम किया, जैसे किसी बड़े खतरे से सावधान कर रहा हो। जुओ फैन ने अपनी भौहें उठाई, चेहरे पर असमंजस का आभास और हल्की नाराजगी का अभिनय करते हुए बोले, तो तुम्हारा मतलब यह है कि पहले तुम मुझे इस उथल पुथल में धकेलते हो और अब वापस खींच रहे हो? क्या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? शांगुआन यूलिन ने घबराते हुए हाथ हिलाए और तुरंत सफाई दी। नहीं मास्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने गलत समझा। उसने हल्की हंसी के साथ बात को संभालते हुए कहा, यह सच है कि शांगुआन परिवार का वांगफू को चुनौती देना सीधी लड़ाई नहीं है, लेकिन यह संघर्ष एक अवसर भी हो सकता है। अगर इसे सही समय पर नहीं भुनाया गया, तो फेयुन महल के भीतर घुसकर तलवार हासिल करना असंभव होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि इस लड़ाई की गहमागहमी का उपयोग करके आप सही मौके पर आगे बढ़ सकते हैं। जुओ फैन ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। उनकी आंखों में सोच का गहरा भाव उभर आया। कुछ क्षण शांत रहकर उन्होंने हल्के स्वर में कहा, बताओ, तुम्हारा सुझाव क्या है? शांगुआन यूलिन ने नक्शे की ओर इशारा करते हुए विस्तार से समझाना शुरू किया। मास्टर, इस नक्शे पर दो मुख्य स्थान हैं। पहला, लंगहुआशुई मंडप, जहां चोंगटियन तलवार पहले रखी जाती थी। दूसरा, तलवार राजा का कक्ष, जो महल के सबसे संरक्षित स्थानों में से एक है। मैंने खुद देखा है कि शांगुआन फैन ने तलवार को अपने कक्ष में ले जाकर वहां की ऊर्जा को आत्म उन्नति के लिए सक्रिय किया है। तलवार वहीं सुरक्षित है। उसने आंखों में चमक के साथ रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, जब शांगुआन परिवार अपनी चाल से फेयुन वांगफू को व्यस्त रखेगा, तो तलवार को वहां से हटाने की नौबत आएगी। इसी दौरान लंगहुआशुई मंडप पर मुख्य संघर्ष होगा। इस अराजकता का लाभ उठाते हुए आप तलवार राजा के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं और तलवार हासिल कर सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं पाएगा। शांगुआन यूलिन की बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे वह हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति जानता हो। जुओ फैन ने उसकी बातें सुनी और गहराई से सोचा। उन्होंने बाहर से गंभीरता और स्वीकृति का भाव बनाए रखा, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में संदेह की परतें उभरने लगीं। बहुत चालाक हो तुम, उन्होंने मन ही मन सोचा। यह नक्शा जो मुझे दिखाया जा रहा है, पहले ही झूठ और भ्रम का हिस्सा है। उसकी योजना मुझे मोहरा बनाकर अपना खेल खेलने की है, परंतु उसे यह नहीं पता कि मैं उसकी चालों को पहले से समझ चुका हूं। जुओ फैन ने अपने विचारों को छुपाते हुए चेहरे पर संयम और मृदुता बनाए रखी। उन्होंने सहज स्वर में कहा, बहुत दिलचस्प सुझाव है। चलो देखते हैं तुम्हारी ये चाल कहाँ तक काम करती है। शांत चील मंडप के पास बेली जिंगवेई और शांगुआन फेयुन एक पत्थर की गोल मेज के सामने बैठे थे। टेबल पर स्वादिष्ट व्यंजन और सुगंधित शराब पहले से सजाए गए थे। चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता और झील की चमक का आनंद लेते हुए वे आराम से बातचीत कर रहे थे। अचानक आकाश में एक तीव्र दरार जैसी आवाज गूंजी। बेली जिंगवेई ने चौंककर हाथ उठाया और पन्ना जेड से बनी एक चमचमाती वस्तु उनके हाथों में आ गई, जो हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। शांगुआन फेयन ने इस दृश्य को देखते ही हल्की मुस्कान के साथ सिर उठाया और मजाकिया लहजे में हंस पड़े। हे, खबर वाकई तेजी से आई है। बिल्कुल, और यह भी कहना पड़ेगा कि आपका भतीजा मास्टर स्वॉर्ड किंग वाकई होशियार है, बेली जिंगवेई ने चुटकी लेते हुए कहा और दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी में आत्मविश्वास और थोड़ी चपला की झलक थी। शांगुआन फेयन ने हल्के अंदाज में कहा, होशियारी की बात नहीं है, यह तो मेरा बड़ा भाई है जो जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी करता है। प्रधानमंत्री कहते हैं, लालच हर बार खेल बिगाड़ देता है। यही वजह है कि हालात ऐसे उलझे हुए लगते हैं। दोनों एक बार फिर एक दूसरे को देखते हुए जोर से हंसे। उनकी हंसी में व्यंग्य और आत्ममुग्धता का स्पर्श था।
बेली जिंगवेई ने पन्ना जेड पर नजरें टिकाईं और उसमें छुपे संदेश को पढ़ने लगे। शुरुआत में उनका चेहरा आत्मसंतोष से भरा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा, उनकी भौहें सिकुड़ने लगीं। उनकी आंखों में भ्रम और चेहरे पर गंभीरता की परछाई उभर आई। शांगुआन फेयुन ने उनकी बदलती भाव भंगिमा को देखकर पूछा, प्रधानमंत्री, क्या कोई समस्या है? बेली जिंगवेई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शांगुआन परिवार की योजना दिलचस्प है। वे हमें कमजोर समझते हैं। शांगुआन फिक्सियोंग लैंगहुआन मंडप पर हमला करेगा और बाकी लोग राजा के शयन कक्ष पर। उनका इरादा स्पष्ट है, 2 अलग-अलग मोर्चों पर हमें व्यस्त रखना। शांगुआन फेयुन ने इस बात को सुनकर हंसते हुए लापरवाही से हाथ छटक दिया। प्रधानमंत्री, चिंता न करें, हमने पहले ही दोनों जगहें सुरक्षित कर ली हैं। लैंगहुआन मंडप में सेनाएं तैयार है और राजा का शयन कक्ष तो मेरी आंखों के सामने है। वो जहां भी जाएंगे पकड़ में आ ही जाएंगे। बेली जिंगवेई ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी गहरी चिंता थी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज अजीब है। यह नक्शा जो हमें भेजा गया है, इसमें कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने जेड को शांगुआन फेयुन की ओर बढ़ाया। आप खुद देखिए, यह नक्शा कहता है कि राजा का शयन कक्ष उत्तर में है, जबकि हम जानते हैं कि यह दक्षिण पूर्व में है। और लैंगहुआन मंडप, यह महल के पश्चिम में है, न कि पूर्व में। यह नक्शा हमें गुमराह कर रहा है। शांगुआन फेयुन ने ध्यान से नक्शा देखा और कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या इसका मतलब है कि यह नक्शा जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए भेजा गया है, या फिर हमारे बीच कोई और चाल चल रहा है? उनके स्वर में अब गहनता थी। बेली जिंगवेई ने सिर हिलाया। यही सवाल है, हमें इस पर और सोचने की जरूरत है। वे शायद हमें हमारी ही योजना के खिलाफ उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शांगुआन फेयुन ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन उनकी आंखों में सतर्कता की चमक थी। अगर ऐसा है तो हमें भी अपनी चालें तेज करनी होंगी। देखते हैं असली खेल कौन जीता है। आंखों में गहरे संदेह के साथ बेली जिंगवेई के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। उन्होंने धीमे और चिंतनशील स्वर में कहा, यह नक्शा शांगुआन यूलिन से आया है। यह समझ से परे है कि वह हमसे झूठ बोलेगा, और अगर वह ऐसा करता भी तो ऐसी बुनियादी बात पर झूठ बोलने का क्या तुक है? वह फेन वांगफू के बारे में अधिक नहीं जानता, लेकिन हम तो उससे कहीं बेहतर परिचित हैं। इसका एक ही निष्कर्ष हो सकता है, शांगुआन परिवार को नकली नक्शा मिला है। नकली? शांगुआन फेयुन चौंक कर बोले। उनकी आवाज में अविश्वास छलक रहा था। यह कैसे हो सकता है? क्या प्राचीन गुरु ने जानबूझकर शांगुआन परिवार को नकली नक्शा दिया? लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। विचारों की श्रृंखला उन्हें उलझा रही थी। अगर प्राचीन गुरु ने वास्तव में ऐसा किया है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही शांगुआन परिवार से दूरी बनाने और तलवार सितारा साम्राज्य का समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन फिर भी यह तरीका बेहद विचित्र है। अगर वो शांगुआन परिवार को मिटाना चाहते थे, तो एक नकली नक्शा देकर इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाते? इससे तो दोनों ही पक्ष नाराज होंगे। बेली जिंगवेई ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यह स्थिति इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। हमें तुरंत स्थिति का पता लगाना होगा। उन्होंने तेज आवाज में आदेश दिया, प्राचीन गुरु की हर हरकत पर नजर रखने वालों को तुरंत बुलाओ। जी, प्रधानमंत्री। दरवाजे के बाहर खड़े एक सैनिक ने सिर झुकाकर कहा और तुरंत बाहर चला गया। कुछ ही समय में 2 शाही गार्ड आए और बेली जिंगवेई को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री, आप हमें बुला रहे हैं, बताइए क्या करना है? बेली जिंगवेई ने सवाल किया। क्या आप दोनों पिछले कुछ दिनों में प्राचीन गुरु की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे? जी हाँ, राजकुमार के आदेशानुसार हम उनकी हर हरकत पर ध्यान दे रहे थे। तो बताओ, क्या उन्होंने कोई संदिग्ध गतिविधि की है? बेली जिंगवेई की आंखों में तीव्रता थी। गार्डों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर बोले, संदिग्ध कुछ बातें हैं, जैसे कि वो अक्सर लैंगहुआन मंडप और तलवार राजा के आंगन के रास्तों के बारे में पूछते थे। उन्होंने इन रास्तों के बारे में कई बार जानकारी ली। और बेली जिंगवेई ने ध्यान से पूछा, और वो कई बार उन रास्तों पर गए भी जब आप और तलवार राजा महल में नहीं थे। शांगुआन फेयुन ने गार्डों की बात को अनसुना करते हुए हंसी में उड़ा दिया। इसमें शक की क्या बात है? वो शायद बस जानने की कोशिश कर रहे थे। आखिर जासूस इसी तरह की चीजें करते हैं। लेकिन बेली जिंगवेई ने गंभीर स्वर में कहा,
अगर हम उन्हें पहले ही इन जगहों पर ले गए थे तो फिर बार बार वही सवाल क्यों पूछना? इतनी बार पूछने के पीछे कोई खास वजह जरूर है। शांगुआन फेन ने यह बात सुनकर सोचा। उनकी आंखों में भी अब कुछ संदेह झलकने लगा। यह सच है, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। अगर हमने पहले ही उन्हें सब दिखा दिया था तो वो इतनी बार क्यों पूछेंगे? क्या ये सब सिर्फ सतही जिज्ञासा थी या इसके पीछे कोई गहरी योजना? इस बात ने कमरे में सन्नाटा भर दिया। बेली जिंगवेई ने गहरी नजर से दोनों गार्डों को देखा और आदेश दिया, उसकी हर हरकत की रिपोर्ट करो। अगर कुछ और भी संदिग्ध लगे तो मुझे तुरंत सूचित करो। इस पहेली को सुलझाना अब जरूरी हो गया है। शांगुआन फेन ने बेली जिंगवेई की ओर देखा। उनकी आंखों में हल्का असमंजस था, लेकिन वे भी स्थिति की गंभीरता को समझ चुके थे। दोनों के चेहरों पर अब केवल एक ही भावना थी, चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर करने का दृढ़ निश्चय। गहरी सोच में डूबे एक गार्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर गु वाकई अजीब लगते हैं। उन्होंने हमें बताया कि वे लैंग हुआन शुई मंडप देखने गए थे, लेकिन अभी अभी उन्हें सैनी बैरक में देखा गया है। क्या महल इतना बड़ा है कि रास्ता भटक गए? ठीक है, अब मैं समझ गया। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। बेली जिंगवेई ने उनकी बात बीच में ही काट दी। उनका स्वर धीमा लेकिन तीव्र था, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण सोच रहे हों। दोनों गार्ड चुप हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया, बेलाग झुके और दरवाजे से बाहर चले गए। बेली जिंगवेई ने एक लंबी सांस लेकर शांगुआन फेन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मास्टर जियानवांग, अब क्या आप समझे? शांगुआन फेन ने आंखें घुमाते हुए गुस्से में कहा, समझा? यह तो साफ है, यह आदमी या तो अजीब है या फिर पूरी तरह पागल। उनका चेहरा झुंझलाहट और असमंजस से भरा हुआ था। उन्होंने सिर छटकते हुए कहा, 11वीं रैंक का एक कीमियागर जिसे अद्वितीय प्रतिभा माना जाता था, अब एक जासूस की भूमिका निभा रहा है, और वह भी इतने शौकिया तरीके से। यह तो हंसी का पात्र बन गया है। नक्शे में दिशाएं भी उल्टी पुल्टी हैं, पूर्व को पश्चिम और उत्तर को दक्षिण समझता है। अगर शांगुआन फेक्सियोंग को यह पता चला तो बेचारे का दिल ही टूट जाएगा। हाँ हाँ, बेली जिंगवेई ने हल्की हंसी के साथ कहा, हर कोई परिपूर्ण नहीं होता। मास्टर गु में बस दृढ़ता और साहस है, लेकिन उनकी योजनाओं में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आखिरकार हर किसी से गलतियां होती हैं और उनके लिए यह शायद सामान्य बात है। शांगुआन फेयुन ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, छोटी सी गलती? ये तो दिशा पहचानने की सबसे साधारण गलती है। मुझे तो शक है कि एक आम इंसान भी इतनी गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन उनकी आवाज जल्द ही गंभीर हो गई। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन आप वाकई ये मानते हैं कि वह सिर्फ एक साधारण चालाक व्यक्ति है? 11वीं रैंक के कीमियागर के साथ ऐसा लापरवाह व्यवहार? बेली जिंगवेई ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा, कुछ पल सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, कम से कम अभी के लिए मेरे पास इसे समझाने का कोई और तर्क नहीं है, इसलिए चलो इसे उसी रूप में मानते हैं। शांगुआन फेन ने सिर हिलाते हुए पूछा, तो अब हमारी योजना क्या है? बेली जिंगवेई की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। उनके होठों पर हल्की रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, योजना वही है, लेकिन अब इसे नए तरीके से लागू करना होगा। हमें नकली नक्शे का उपयोग करके काम करना होगा। नकली नक्शा? शांगुआन फेन ने चौंकते हुए कहा। बेली जिंगवेई ने शांत भाव से कहा, हाँ, नक्शा भले ही नकली हो, लेकिन शांगुआन परिवार के लोग असली हैं। उनकी हरकतें हमें सच्चाई तक ले जाएंगी। ये नक्शा उनके भ्रम को बढ़ाएगा और हमें अपना काम करने का सही मौका देगा। शांगुआन फेन ने गहरी नजरों से उन्हें देखा, फिर सिर हिलाया। असल में योजना का मूल उद्देश्य तो यही था कि दुश्मन को भ्रमित कर मैदान से बाहर किया जाए। अब नकली नक्शा हमारे पक्ष में काम करेगा। बेली जिंगवेई ने दृढ़ स्वर में कहा, अब हमारा हर कदम सोची समझी चाल होगी। जो दिखता है वह सच नहीं है और जो सच है वह हर किसी को दिखाई नहीं देगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब दृढ़ विश्वास और योजना की सफलता का अटूट भरोसा झलक रहा था। पिताजी, क्या वे वाकई युद्ध के मैदान को कहीं और ले जाएंगे? रात घनी और स्याह थी। आकाश पर चांद की ठंडी चमचमाती रोशनी धरती को अपनी बाहों में भरकर और भी सर्द बना रही थी। लेकिन इस अंधेरी रात में हर घर से टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी गर्माहट का एक छोटा सा एहसास जगा रही थी। गु सेंटोंग बिस्तर पर नंगे पैर लेटा हुआ था। उसकी आंखें तेल के दीपक पर टिकी हुई थीं
और हाथों में जुओ फैन की जादुई तलवार थी जिसे वह धीरे धीरे पहुंच रहा था। उसकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में गहरी सोच छलक रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, इस समय फेन वांगफू की सारी हरकतें शांगुआन परिवार पर निर्भर हैं और शांगुआन परिवार मेरे नक्शे से चालित हो रहा है। नक्शा तो मैंने ही बनाया है और अब वह सफलतापूर्वक अपने पास लौटा दिया गया है। अब देखो, दोनों ओर की हर चाल मेरी योजना के अनुसार चलेगी। वे चाहे जहां भी लड़ें, मुझे परवाह नहीं। मैं बस इस खेल को देखूंगा और वह करेंगे जो मैं चाहता हूं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसकी मुस्कान से ऐसा लग रहा था मानो पूरी स्थिति उसकी मुट्ठी में हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? गु सैंटोग ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता और चिंता दोनों थी। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नागांगशुई मंडप पर जल निकासी की व्यवस्था पूरी करने के बाद हम शांगुआन परिवार की स्थिति पर ध्यान देंगे, लेकिन हम किसी पर निर्भर नहीं। हमारी योजना स्पष्ट है। शांगुआन परिवार अपनी चाल चलेगा और हम अपनी। अगर कोई बाधा आए तो उससे निपटने के लिए तैयार रहो। गु सैंटोंग कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, फेयुन महल की ताकत बहुत अधिक है। शांगुआन परिवार को थोड़ा समय मिला है, लेकिन वह कब तक टिक पाएंगे? जुओ फैन ने तलवार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कहा, यह केवल समय की बात है। झूठी अफवाहें फैलाकर हमने पहले ही शांगुआन परिवार को गुमराह कर दिया है। जब तक उनकी सच्चाई सामने आएगी, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। उसने हल्की हंसी के साथ जोड़ा, दोनों पक्षों का टकराव तय है। हमें बस इंतजार करना है कि यह कब और कैसे होगा। शांगुआन परिवार का अंत निकट है। उनका संघर्ष हमें वह समय देगा जिसकी हमें जरूरत है। गु सैंटोंग ने हल्की आह भरी, लेकिन कुछ नहीं कहा। जुओ फैन ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम इस जगह से जल्दी निकलना चाहते हो और तुम इन लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते। बस 3 दिन की बात है। इसके बाद योजना के अनुसार शांगुआन परिवार का हमला शुरू होगा। तुम्हें उस समय मौका मिलेगा भागने का। बस मेरे द्वारा दिए गए निशान को मत भूलना। गु सैंटोंग ने सिर झुकाकर सहमति जताई। उसने धीमे स्वर में कहा, इसका मतलब है कि हम दोनों ही इस जगह से निकल पाएंगे, जबकि बाकी सब, उनके जीवन का रास्ता यही खत्म हो जाएगा। जुओ फैन ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें अब भी तलवार पर टिकी थीं। उसके मन में भविष्य की तस्वीरें घूम रही थीं। दस्तक, दस्तक। अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। जुओ फैन के हाथ ठहर गए। उसकी आवाज गंभीर हो गई। कौन है? दरवाजे की दूसरी ओर से एक कोमल महिला की आवाज आई। ये मैं हूं। जुओ फैन ने आवाज पहचानते ही दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और बोला, रुको, आ रहा हूं। दरवाजा खोलते ही उसने शांगुआन किंगयान को खड़ा देखा। उसकी नाजुक मुस्कान और चेहरे पर रहस्यमयी भाव ने जुओ फैन को थोड़ी उलझन में डाल दिया। इतनी रात गए यहां क्यों आई? उसने हैरानी से पूछा। किंगयान ने कमरे में झांकते हुए धीरे से कहा, क्या जियाओ सांजी सो रहा है? जुओ फैन उसकी ओर देखते हुए हंसा और बोला, हाँ, वह तो सो चुका है, लेकिन तुम इस समय। किंगयान ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। जुओ फैन ने कुछ पल उसकी ओर देखा, फिर अनमने ढंग से उसके पीछे चल दिया। जुओ फैन अभी कुछ कहने ही वाला था कि शांगुआन किंगयान ने चुपचाप उसका हाथ छुड़ाया और पिछवाड़े की ओर चल दी। वह एक सुनसान कोने में रुकी, आसपास देखा और धीमे स्वर में बोली, यहां कोई हमें परेशान नहीं करेगा। कोई हमें परेशान नहीं करेगा। जुओ फैन ने उसकी बात दोहराई। उसकी आंखें चांदनी में उसके साफ सुथरे, मासूम से चेहरे पर ठहर गईं। वह थोड़ी असहजता महसूस करते हुए अपने हाथ रगड़ने लगा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, शांगुआन लड़की, पहले तुमने जियाओ सांजी के सोने की पुष्टि की, फिर मुझे इस सुनसान जगह बुला लिया। मानता हूं मैं बहुत आकर्षक हूं, लेकिन यह सब थोड़ा जल्दी नहीं है? उसकी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि शांगुआन किंगयान ने गुस्से से उसकी जांघ पर हल्की चुटकी ले ली। दर्द से जुओ फैन की आवाज रुक गई। उसने चौंक कर नीचे देखा और तुरंत अपने हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम ही क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं क्या कर रही हूं? और ये बकवास कौन कर रहा था? शांगुआन किंगयान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुम्हारे गंदे दिमाग ने सब बिगाड़ दिया। और अगर तुमने पति और बच्चा जैसी बातें फिर दोहराई, तो मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जुओ फैन ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा, तो तुम्हारा मतलब था मैं ही गलत समझ गया?
खैर, यह तो तय है कि शांगुआन परिवार के लोग अपने अजीब अभ्यासों के लिए मशहूर हैं, लेकिन मुझे लगा तुम उन सब से अलग हो। शांगुआन किंगयान ने उसकी ओर उंगली उठाई, पर गुस्से को काबू में रखते हुए बोली, तुम्हें बस अपने दिमाग को सही जगह पर रखने की जरूरत है। और हाँ, भविष्य में अपनी पत्नी का ख्याल रखना, उसे दुख मत देना। जुओ फैन थोड़ा गंभीर हो गया। उसने उसे गहराई से देखा और पूछा, तुम इतनी बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ है? शांगुआन किंगयान ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कल तुम तलवार सितारा सम्राट के पास जा रहे हो और शायद हमें तुम्हें फिर कभी देखने का मौका मिले, लेकिन निश्चिंत रहो, मैं जियाओ सानजी का ख्याल रखूंगी। उसकी मां को ढूंढने की भी कोशिश करूंगी। एक दिन तुम्हारा परिवार फिर से एक हो सके, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन उसने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, उस दिन जब तुम्हारा परिवार फिर से पूरा हो, तो तुम्हारे पास और किसी का साया न हो, सिर्फ वही लोग जो तुम्हारे अपने हैं। जुओ फैन ने उसकी ओर देखा, संदेह भरे स्वर में पूछा, क्या यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे चाचा मुझे डोंगजोउ ले जाना चाहते हैं? किंगयान ने हल्की कड़वाहट के साथ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही है। मेरे पिता ने तुमसे वादा किया था कि छापा मारने के बाद वे तुम्हें वापस ले आएंगे, लेकिन अब उसकी आवाज धीमी हो गई। उसने कठिनाई से शब्द निकाले, सब कुछ बदल गया है। मेरे पिता, जो शांगुआन परिवार के मुखिया हैं, कई बार अपने वादों और परिवार के हितों के बीच फंस जाते हैं। अगर तुम सिर्फ हमारी मदद करने वाले साधारण व्यक्ति होते, तो वे शायद तुम्हें वापस ले आते। लेकिन अब तुम तलवार सितारा सम्राट के साथ जा रहे हो। तुम्हारा उपयोग अब सिर्फ एक सामरिक हथियार के तौर पर किया जाएगा। जुओ फैन की भौहें तन गईं। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? किंगयान ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें अब जीवन और मृत्यु के बेटे के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर तुम बच गए, तो तुम्हें शांगुआन परिवार के हितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर कुछ हुआ, उसने अपना सिर झुका लिया, तुम्हारा अंत तय है। जुओ फैन का चेहरा कठोर हो गया। उसने किंगयान की ओर देखा और कहा, तो तुम्हारे परिवार ने पहले ही तय कर लिया है कि मैं सिर्फ एक मोहरा हूं? किंगयान की आंखें नम हो गईं। उसने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, यह मेरे पिता का निर्णय है। उन्हें वही करना पड़ा जो परिवार के लिए सही लगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस सच्चाई को समझोगे और अपने लिए लड़ोगे। तुम्हारे पास एक नई शुरुआत का अधिकार है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। चांदनी उनकी भावनाओं को गहराई से बयां कर रही थी। शांगुआन किंगयान ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी कड़वाहट भरी मुस्कान में दर्द छिपा नहीं था। वह बोली, तुम सोचते हो यह सब इतना आसान है? बेली जिंगवेई, शाही प्रधानमंत्री, अपने चारों ओर शक्तिशाली संरक्षकों से घिरे हुए हैं। उनके पास ड्रैगन तलवार राजा का भी समर्थन है। ऐसे में मेरे पिता, जो आकाश तलवार धारण करते हैं, अकेले इतने बड़े खतरे मोल लेकर उनसे टकरा जाएंगे? नहीं जो फैन, उनकी योजना इससे भी अधिक गहरी है। उसने एक क्षण ठहरकर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें इस खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर तुम मारे गए, तो शांगुआन परिवार कहेगा कि उन्होंने तुम्हारे परिवार की मदद की और जियाओ सांजी की परवरिश का भार उठा लिया। लेकिन अगर तुम बच गए, तो वे तुम्हारे बेटे को बंधक बनाकर तुमसे डोंगजोउ के लिए काम करवाएंगे। जब तक छोंगजोउ नष्ट नहीं हो जाता, जियाओ सांजी तुम्हारे पास लौटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बात का भरोसा रखो, उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मैं किसी भी तरह कोशिश करूंगी कि उसे तुम्हारे पास वापस भेज सकूं। जुओ फैन ने उसकी गहरी बातों को समझने की कोशिश में उसे गहराई से देखा और हल्के से सिर हिलाया। वास्तव में उसने इन चालों की संभावना पहले से भांप ली थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि यह सब उसके लिए मायने नहीं रखता था। वह जानता था कि सत्ता और छल के इन खेलों में कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती, सिर्फ स्वार्थ और लाभ होते हैं। चाहे बेली जिंगवेई हो या शांगुआन फेयुन, सबके पास अपने अपने स्वार्थ हैं। उसने मन ही मन सोचा, हालांकि जू फैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीमे से कहा, इस खेल में वे सब एक बात भूल गए हैं, मैं सिर्फ एक मोहरा नहीं हूं। शांगुआन किंगयान ने उसकी ओर देखा, जैसे उसकी बातों में छुपे आत्मविश्वास को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने सिर झुकाया और कहा, ध्यान रखना,
अगर तुम इस खेल में जिंदा रहे तो मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे पास भेजने की पूरी कोशिश करूंगी, और वह दिन सिर्फ तुम्हारा पारिवारिक पुनर्मिलन नहीं होगा बल्कि एक नई शुरुआत होगी। उसने गहरी नजरों से जुओ फैन को देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन चुप रह गई। फिर धीरे से मुड़ी और अलविदा कहती हुई चली गई। जब उसकी परछाई अंधेरे में गायब हो गई, जुओ फैन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने हवा में बुदबुदाते हुए कहा, जियाओ सांजी, बाहर आ जाओ, वह लड़की चली गई है। एक लाल रोशनी चमकी और प्राचीन 3 लिंक जुओ फैन के पास प्रकट हुआ। उसने उस दिशा में देखा जहां शांगुआन किंगयान गई थी। उसने बहुत कुछ कहा। जुओ फैन मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन सच कहूं, मैंने इनमें से किसी पर भरोसा नहीं किया। मेरी जिंदगी हमेशा मेरे अपने हाथों में रही है और मैं किसी और से उम्मीद नहीं रखता। यह कहते हुए वह पलटा, प्राचीन 3 लिंक के सिर पर हल्की थपकी दी और कहा, चलो, जैसा पहले तय किया था उसी योजना पर काम करते हैं। प्राचीन 3 लिंक ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन चलते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर उस दिशा में देखा जहां शांगुआन किंगयान गई थी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, वह उसे कितना भी छिपाए पर उसकी चिंता साफ दिखती है।